हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हमारी जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आज हम ये नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आईएफआरएस और आईएएस के बारे में, ये होते क्या हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं आईएफआरएस को। आईएफआरएस बेसिकली ये होता क्या है? ये होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, इनको इशू कौन करता है? इशूड बाय आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि इनको इशू करता है। अच्छा, अब इसका गोल क्या होता है? इनका गोल होता है वन, ग्लोबल लैंग्वेज। यानी एक ग्लोबल जो है ना वो लैंग्वेज को यूज करना जो है ना वो इनका बेसिकली गोल होता है। कि आप कह लें कि जो है ना इन तमाम का मकसद ये होता है कि हम सेम लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्रीज और डिफरेंट जगहों पे हम सेम लैंग्वेज यूज कर सकें ताकि हम समझ सकें। अब हम इसको समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स सपोज आप सोचें कि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं जो कि यूएई के अंदर हैं। इसके अलावा आप एक और कंपनी के अंदर पार्टनर हैं जो कि है जर्मनी के अंदर। अगर तो ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं अगर एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हर एक के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समझने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सेम स्टैंडर्ड एफआईआरएस फॉलो करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इनको समझना। तो बेसिकली जो एफआईआरएस होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब इसमें आईएएस में मिस कर गया था, मैं वो भी आपको लिख देता हूँ। आईएएस जो होता है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं ये बेसिक मकसद इनके क्या होता है? यूनिफाइड जो है ना वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब इसके अंदर आईएफआरएस के अंदर आईएफआरएस एंड लोकल अकाउंटिंग। अब आईएफआरएस और लोकल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है? इस डिफरेंस को समझने के लिए हम दो तरह से समझते हैं। जैसे देखें, जो है ना लोकल वो कहलाते हैं गैप्स। ठीक है, दूसरी तरफ आता है आईएफआरएस। ठीक है, अब जो गैप्स होते हैं ये होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये तो आपको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, अब ये जो लोकल स्टैंडर्ड होते हैं जिन्हें हम लोकल गैप्स कहते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कंट्री स्पेसिफिक। ठीक है, ये कंट्री के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जबकि जो आईएफआरएस हैं वो होते हैं ग्लोबल। ठीक है, और ये मे बी ठीक है इनकंसिस्टेंट हो, ये मे बी सेम ना हो, लेकिन इनका एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये उससे हिल नहीं सकते, इनका एक सेम पैट फॉर्मेट होता है, उसके मुताबिक ये जो है ना होते हैं। अब जो लोकल गैप्स होते हैं ये हार्ड टू कंपेयर होते हैं, हार्ड टू कंपेयर हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं आईएफआरएस ये इजी टू कंपेयर होते हैं। अगर आपको इनकंसिस्टेंसी और कंफ्यूजन खत्म करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए आप आईएफआरएस यूज करेंगे। आप लोकली जो होते हैं, जो लोकल गैप्स होते हैं
वो यूज नहीं करेंगे। जो लोकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो आप यूज नहीं करेंगे। आप इंटरनेशनल फॉर्मेट, आप जो आईएफआरएस का फॉर्मेट है, आप वो यूज करेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आईएफआरएस की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ऑफ आईएफआरएस। अच्छा, आईएफआरएस 1973 के अंदर सबसे पहले क्या क्रिएट किया गया? आई ए एस सी। आई ए एस सी क्या कहलाता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। सबसे पहले 1973 के अंदर एक आईएएससी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो है वो क्रिएट की गई। इसका मकसद था कि दुनिया को जो है ना वो एक सेट ऑफ जो है ना एक कह लें कि एक पैटर्न दिया जाए जिसके मुताबिक सारे जो है ना वो अकाउंटिंग को सेम एक ही लैंग्वेज में लाना इसका मेन मकसद था। फिर आया 2001। 2001 के अंदर क्या किया गया? इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को खत्म करके उसकी जगह पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया गया। ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मकसद था इंटरनेशनल अकाउंटिंग आईएएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करना। ठीक है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा, वक्त के साथ ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसमें कुछ खामियां पाई गई। ठीक है। तो फिर सारी दुनिया की जो ये कमेटी है ये मिल बैठे और इन्होंने 2025 के अंदर ये डिसाइड किया कि हम जो है ना 2025 से पहले ही, यानी कह लें कि 2000 तकरीबन कह लें कि 20s के अंदर, ठीक है, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल फॉर्मेट देते हैं तमाम मुल्कों के लिए। ठीक है, जो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। और इन्होंने शुरू किए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो आईएफआरएस जिन्हें हम कहते हैं, ये अब जो आईएफआरएस हैं ये मोर देन 140 कंट्रीज के अंदर माने जाते हैं, एप्लीकेबल हैं, यहाँ पे यूज किए जाते हैं। आल्दो स्टिल जो तमाम स्टैंडर्ड्स हैं वो आईएफआरएस नहीं हुए, अभी भी स्टिल आईएएस जो पुराने स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो स्टिल एप्लीकेबल हैं। जैसे कि आपको पता है अभी तक IAS 1, IAS 2, IAS 16, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अब ये और इस तरह के कई अभी तक स्टिल एप्लीकेबल हैं, स्टिल इन पर अभी भी काम हो रहा है, जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम रेगुलरली हम यूज कर रहे हैं और हम अपनी चीजें इनसे बना रहे हैं। ठीक है। तो ये स्टिल अभी तक खत्म नहीं हुए, स्टिल ये वर्किंग में हैं। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो पर पर्पस और इम्पोर्टेंस क्या है आईएफआरएस की। पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईएफआरएस। अच्छा, प- सबसे पहले क्या है? कंपेरेबिलिटी। दूसरे नंबर पे है दूसरे नंबर पे है ट्रांसपेरेंसी। तीसरे नंबर पे है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। चौथे नंबर पे है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है। अब कंपेरेबिलिटी कैसे? लेट सपोज दो कंपनी है जो टू डिफरेंट रीजन, टू डिफरेंट कंट्रीज के अंदर काम कर रही हैं। अगर उनकी रिपोर्टिंग सेम होगी तो उनके लिए समझना, मर्जर करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना इजी हो जाएगा। ठीक है। तो ये
ये है कंपेरेटिबिलिटी। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। अगर इनके स्टैंडर्ड सेम होंगे तो ये अपने लॉसेस को छुपा नहीं सकेंगे। हाइड लॉसेस जो है ना वो पॉसिबल नहीं होगा। प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं लगा सकेंगे। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, अब अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी में मैनेजमेंट जस्टिफाई कर सकेगी उनके डिसीजंस को स्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कैसे हो जाएगा? इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्या होगा? जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर है, ठीक है, वो उसको क्या मिलेंगी? स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। उसको स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जिनको वो देख के वो अपना डिसीजन ले सकता है, जिससे मोर कैपिटल इनफ्लो होगा। ठीक है। अब इसमें एक रियल केस सिनेरियो लेते हैं। रियल केस सिनेरियो क्या है कि 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स ने क्या कहा? इन्वेस्टर्स ने कहा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था? सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो कि आईएफआरएस की सूरत में हमें मिले। ठीक है, अब देखते हैं आईएफआरएस की एडॉप्शन ग्लोबली। ठीक है, आईएफआरएस की एडॉप्शन कैसे हुई? अच्छा, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ईयू के जो कंट्रीज हैं, वो उन्होंने टोटली अडॉप्ट कर लिए आईएफआरएस, और उन्होंने कहा कि हमारी सारी रिपोर्टिंग इसकी बेसिस पे होगी। ठीक है। जीसीसी, जीसीसी ने भी फुली अडॉप्ट कर लिए आईएफआरएस, और इनकी रिपोर्टिंग भी उसकी बेसिस पे ही चली गई। ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, अडॉप्ट तो इन्होंने कर लिए, ठीक है, बट मॉडिफिकेशन भी की हुई है अपने गैप्स के साथ। गैप्स जैसे कि मैंने पीछे बताया था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। यूएसए, यूएसए की बात करते हैं। यूएसए स्टिल नॉट फुली एक्सेप्टेड। यूएसए ने पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। स्टिल दे आर यूजिंग गैप्स, जिन्हें हम यूएस गैप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्टिल इसको नहीं किया। स्टिल जो है वो यूएस गैप्स के नाम से वो अभी तक चल रहे हैं। लेकिन यूएस ने क्या किया है? दे आर वर्किंग विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कि वो पूरी कवरेज कर सकें जो भी ये न्यू स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, उनको आप गैप्स के अंदर वो लेके आना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? तो यानी जो यूएसए है वो स्टिल अपने गैप्स को लेके चल रहा है। अब अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेनिफिट, आपके लिए बेनिफिट क्या है इनको सीखने का? अगर आप ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं इनको अच्छे तरीके से सीख लेंगे, आप अच्छे तरीके से इनको समझ लेंगे, तो आपके लिए क्या ओपन हो जाएगा? ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, क्योंकि
जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ, लोग समझ रहे हैं, लोग समझना चाहते हैं स्टैंडर्ड्स को, लोग इन पे काम करना चाहते हैं, सारी दुनिया चाहती है कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हों जिसके ऊपर हम काम करें, जिसके अंदर जिसकी मदद लेके हम एक सिंगल सेट ऑफ रिपोर्टिंग लें, ताकि हम समझ सकें, सारी दुनिया समझ सके कि हो क्या रहा है, उन फाइनेंशियल्स को पूरी तरीके से देख सके। फिर ये रिक्वायर्ड बाय फॉर ACCA, CPA, ICAE, डब्ल्यू, और जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज हैं, ये सारी अकाउंटिंग बॉडीज चाहती हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे फोकस करें और इन FIRS, इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे तरीके से समझें, ताकि कि हमारे लिए अगली रिपोर्टिंग जहाँ पे इन्होंने जाना है, जहाँ पे इन्होंने काम करना है, वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें और बिजनेसेस को समझा सकें। तीसरी चीज जो है, अगर आप UAE के अंदर हैं तो ये मैंडेटरी है इन UAE बिजनेसेस। ठीक है, UAE बिजनेस के अंदर ये मैंडेटरी है। जैसा कि आपने अब देखा होगा अपने कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर भी, कि अब जो आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देनी है कॉर्पोरेट टैक्स के लिए भी, उसमें भी ये आपको डिस्क्लोजर देना है कि हमने जो अपना बिजनेस है, जो इसकी रिपोर्टिंग है, वो IFRS की बेसिस पे बनाई हुई है। उसके बाद ये वाइटल है किसके लिए? फॉर ऑडिटर्स। ऑडिटर्स के लिए ये वाइटल है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये वाइटल है। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपके पास आपको IFRS आते होंगे तो ही आप ऑडिट कर सकेंगे। आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपने बिजनेस को समझ सकेंगे। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनको बेसिकली लिमिटेड टाइम के अंदर इजीली समझाने का मेरा मकसद ही यही है, ताकि नए आने वाले लोग या उन लोगों को जो स्टैंडर्ड्स को अच्छे तरीके से नहीं समझते या जिनकी क्वालिफिकेशन में ये चीजें नहीं आती, वो लोग भी इस चीज को समझ सकें, इसको समझ सकें, और ताकि वो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से समझ सकें और उसकी हेल्प ले सकें ग्लोबल रिपोर्टिंग को समझने के लिए। बेसिकली इनका मकसद होता है, इनका मेन मकसद सिर्फ एक ऐसा है कि एक सिंगल सेट ऑफ लैंग्वेज हो जो कि हमें बता सके कि हमें हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है और हमें बिजनेस को कैसे समझना है। तो आज के जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या सीखा है कि IFRS क्या है? ग्लोबल रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हिस्ट्री में इसकी क्या जाना है कि ये 1973 से स्टार्ट हुए और टुडे, आज की डेट में ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ठीक है, अडॉप्टेड, मोर देन 140 प्लस कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर चुके हुए हैं, इस पे काम कर रहे हैं, अपनी अकाउंटिंग जो अपनी सारा कुछ है वो इसके ऊपर देख रहे हैं। अगर आप भी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझना चाहते हैं, इनकी नाव हो लेना चाहते हैं, तो इस सीरीज को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आप मजीद एक एक स्टैंडर्ड, हम सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो होंगे, सबसे पहले हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पे पढ़ेंगे। तो हम एक एक स्टैंडर्ड को एक एक लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, बाय।